हेलो एंड वेलकम। सबको बनाना है पैसा और आपके पैसे बनाने की इस जर्नी में मैं हूं प्रियंका संभव और हमारी कोशिश है कि आपकी पैसा बनाने की जर्नी जो एकदम चकाचक चलती रहे। लेकिन गलती क्या होती है, हम सबको लगता है कि पैसे बनाने की जो जर्नी है वो सीधी और सपाट है, लेकिन ये सीधी और सपाट बिल्कुल नहीं है, बहुत घुमावदार है। इसमें रिस्क के कांटे हैं, अनसर्टेनिटी की मार है, मल्टी बैगर की तलाश है और बाजार की बदलती वेव में अपने रिटर्न की नैया कैसे ना डूबे इसकी भी जद्दोजहद है। इसीलिए ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा कॉन्वर्सेशन में हम आपको मिलवाते हैं देश के जाने माने वेल्थ बिल्डर से, जो आपको और मुझे समझने में मदद करते हैं कि असली वेल्थ कैसे बनेगी। तो आज की जो मेरी मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। ऐसी पर्सनालिटी हैं जो स्टॉक टिप्स बिल्कुल नहीं देती, बल्कि डेटा क्रंच करके आपको मार्केट की असली तस्वीर दिखाती हैं बेबाकी से। यानी शब्दों को मिन्स बिल्कुल नहीं करती, जो सही है वही बोलती हैं बेस्ड ऑन डेटा ड्रिवन रिसर्च। इनको जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल मार्केट्स और इन्वेस्टर साइकोलॉजी पर गहरी पकड़ है और जो मानती हैं कि सफल इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ सही स्टॉक चुनने से नहीं बल्कि डिसिप्लिन के साथ होता है। तो मेरे साथ हैं वन एंड ओनली देवीना मेहरा जी, फाउंडर एंड चेयरपर्सन फर्स्ट ग्लोबल। और इनके इन सारी बातों के बीच में एक बात जो मुझे बतानी है वो ये है कि ये फॉर्च्यून इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन की 2026 लिस्ट में भी हैं। तो आई एम रियली ऑनर्ड टू बी टॉकिंग टू समवन जो कि मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में है। मुझे लगता है आपकी जैसी जो कहानियां है ना देवीना जी, मेरी जैसी औरतों के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। सो इट्स एन ऑनर टू बी स्पीकिंग टू यू टुडे। थैंक यू, आपने टाइम निकाला। थैंक यू फॉर हैविंग मी प्रियंका, और बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए मैं कहूँ। तो मैम, आप 4 दशक से ज्यादा जो है निवेश की दुनिया में बिता चुकी हैं। आपकी किताब मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, पर आपके इंटरव्यू के पहले मैं थोड़ा समझना चाहती थी कि आप क्या लिखती हैं। तो मनी मिथ्स एंड मंत्रास, ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आप बाजार को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हर हफ्ते देवीना जी को टीवी पर नहीं देख सकते। तो ये किताब से आप देवीना जी के थॉट्स को समझ सकते हैं जो आपके लिए मदद करेंगी। देवीना मैम, अब मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि बाजार जब ऊपर जाता है, इक्विटी मार्केट्स, तब भी लोगों को डर लगता है, बाजार गिर जाता है तब भी डर लगता है, और इसलिए आपने कहा कि ना बुल ना बेर हैरिश रहिए, और हर दिन नैरेटिव्स बदलते रहते हैं। तो मुझे बताइए, एक निवेशक क्या करे, मार्केट की नॉइज को वो कैसे दरकिनार करे? क्या वो एक प्रॉब्लम है जो आप देखती हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? और ये जो आप कहती हैं बी हैरिश, ये क्या है? ये सबसे पहले तो ठीक बात है कि अनुशासन सबसे जरूरी है। जो आपने शुरू में बोला कि सब मल्टी बैगर्स के पीछे भागते हैं, वहीं पर आप गलत होते हैं। और ये बहुत तरह मैं कहूँ तो बहुत ही स्वाभाविक भी है कि जब आप पहले बाजार में आते हैं तो आपको यही लगता है। 4 दशक तो खैर मुझे नहीं हुए बाजार में, लेकिन 3 दशक से तो ज्यादा हो गए। तो शुरू में तो यही लगता है कि हम ही सबसे स्मार्ट हैं और हम ही मल्टी बैगर्स निकालेंगे, लेकिन असल में, और ये चीज कोई मेरी इजाद की हुई नहीं है, हर निवेश की जो पुस्तक है उसके पहले पन्ने पे है, पर आपको समझने में समय लगता है कि जो 80 से 90% आपका जो रिटर्न होता है वो स्टॉक सिलेक्शन से नहीं आता है, मतलब कौन सा स्टॉक लिया उससे नहीं आता है, वो एसेट एलोकेशन से आता है। अब एसेट एलोकेशन सुनने में लगता है कि कुछ मुश्किल सा शब्द है, असल में बहुत आसान बात है कि कितना पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में है, जिसमें आपके फिक्स डिपॉजिट भी आते हैं, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड भी आते हैं, बॉन्ड वगैरह भी आते हैं, कितना आपका इक्विटी में है, चाहे वो म्यूचुअल फंड या पीएमएस के थ्रू हो चाहे डायरेक्ट हो, कितना जैसे सोना चांदी में है, कितना रियल एस्टेट में है, जमीन घर वगैरह। तो सबसे पहले तो आप ये आंकड़े अपने निकालिए कि आपका अभी कहाँ कहाँ आप निवेशित हैं, और फिर सोचिए कि वो ठीक है कि नहीं। और दूसरी चीज जो अक्सर भारतीय निवेशकों के पोर्टफोलियो में होती ही नहीं है, ये नहीं के बराबर होती है, वो है भारत से बाहर निवेश। और भारत के बाजार दुनिया के बाजारों का मार्केट कैपिटलाइजेशन का 3% भी नहीं है, तो कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि आपका 90% या 100% निवेश भारत में ही हो। तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है। और जहां तक आपने कहा कि जब बाजार ऊपर जाता है तो डर लगता है, लेकिन आंकड़े ऐसे नहीं बताते कि निवेशक बाजार ऊपर जाने में, तो जब लगता है, आप 2024 की बात देखिए तो तब तो लगता था पैसा बनाना बहुत ही आसान है, तो तब तो सब उसके ही पीछे भाग रहे थे। और मैं
आम निवेशकों की क्या बात करूं, जो बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेज जिनके जो बहुत पैसा मैनेज करते हैं, वो भी मेरे पास आके कह रहे थे कि बस आप 30% कंपाउंडिंग दे दीजिए, काफी है। मैंने कहा, आप समझ रहे हैं 30% कंपाउंडिंग बाजार में लॉन्ग टर्म नहीं आती है। लेकिन उस समय तो सबको लगता था कि ये बहुत आसान काम है। मेरे ऑफिस में लोग मुझे कहते थे कि हमारे तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि आपकी मैम सुनने में अच्छा लगता है, पर आजकल रिस्क की बातें क्यों करती हैं, अभी तो पैसा बनाना आसान है, अभी तो आप स्मॉल कैप स्कीम लॉन्च करिए। और मैंने अभी आंकड़े निकाले 2004 से लेके आज तक के म्यूचुअल फंड निवेश के, और ये बहुत क्लियर है कि म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश है, जो इनफ्लोज हैं, वो पीक करते हैं मार्केट पीक के बाद और बॉटम आउट करते हैं मार्केट बॉटम के बाद। तो असल में आप देखें, औसतन निवेशक गलत समय पर निवेश करते हैं और गलत समय पर निकल जाते हैं। तो ये मार्केट का एवरेज है। और जिस समय पैसा बनाना आसान लगता है, उस समय एक्चुअली वो खतरे की घंटी है। और जब आपका दिमाग एकदम पैनिक कर रहा होता है कि निकलो बाजार से, वो अक्सर वही समय होता है जब आपको बाजार में निवेशित रहना चाहिए। कि रिसर्च स्टडीज यही दिखाती हैं कि अगर आप जिस समय सबसे खराब सेंटिमेंट होता है, जब डर का, एंजाइटी का माहौल होता है, लगता है एसआईपी बंद कर दें, बाजार से निकल जाएं, उसके बाद का जो 1 साल या जो भी आप पीरियड लें, उसमें रिटर्न औसत से ज्यादा होता है। जब पैसा बनाना बहुत आसान लगता है, तब रिटर्न औसत से कम होता है। तो ये हमारा बाजार एक तरह से, हमारा दिमाग हमको गलत चीज बताता है। राइट। और ये आंकड़ों में भी आता है, आप देखिए, आता है 20 साल में इतनी कंपाउंडिंग हुई, इक्विटी मार्केट्स में ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर कौन निवेशक वो कंपाउंडिंग पा सक रहा है? आप देखिए तो सेबी का ही डेटा है कि 50% से ज्यादा निवेशक तो 2 साल भी किसी स्कीम में इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं। अभी एक म्यूचुअल फंड के कुछ मेरे ख्याल 20 साल खत्म हुए थे, तो उन्होंने देखा कि कुल 23 इन्वेस्टर ऐसे हैं जो शुरू से आखिर तक बने हुए हैं, जिन्होंने पूरी कंपाउंडिंग देखी है। तो और ये भारत की मतलब बात नहीं है, अमेरिका में भी ऐसा ही है कि अब लोग गलत टाइम पे निकल जाते हैं, गलत टाइम पे निकल जाते हैं। खासकर इवन जो स्कीम भी चुनते हैं, जिस स्कीम ने पिछले साल या जिस स्ट्रैटेजी ने पिछले साल बहुत आउट परफॉर्म किया, बहुत अच्छा रिटर्न दिया, आप उसमें घुस जाते हैं। और ये ऑलमोस्ट शर्तिया होता है कि बड़े आउट परफॉर्मेंस के बाद बड़ा अंडर परफॉर्मेंस आता है, और अगले साल जब वो स्कीम अच्छा नहीं करेगी, फिर आप निकल जाएंगे। तो अपने जो पैसा है उसमें थोड़ा अनुशासन से काम करिए, और जो रोज की खबरें हैं, रोज जो कहानी आपको सुनाई जा रही है बिजनेस टेलीविजन पर भी, उससे भी सतर्क रखिए। ओके, सो टाइमिंग आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पास्ट हीरोज जो है वो हमारे फेवरेट बन जाते हैं। तो ये 2 मंत्र तो मैंने आपके फर्स्ट आंसर से पकड़ लिए। अब मैं अभी की टाइम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, हम एक पूरे जो है सितंबर 2024 से लेकर अभी तक जिस समय से गुजरे हैं, जो कि पोस्ट कोविड के जो आपने 30% कंपाउंडिंग की जो बात की, जब वो सारी बातें कर रहे थे, उसके बाद ये पूरा एक लल पीरियड रहा। जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड, एलपीजी, पेट्रोल, रुपी, ये सारे फैक्टर्स रहे मैम। लेकिन अब लग रहा है कि हम थोड़े से बेटर पाथ पर शायद जियोपॉलिटिकल वाइज जा रहे होंगे, क्योंकि आप जियोपॉलिटिक्स को इतने अच्छे से समझती हैं। इस टाइम में अभी आप इन्वेस्टर को क्या करने की सलाह दे रही हैं? आप इस माहौल को कैसे गेज कर रही हैं अभी? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि 2024 में तो कोई जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम लोग तो मतलब एक तरह से बाद में कहानी खोज लेते हैं कि ये इसके कारण हुआ, ये उसके कारण हुआ। और आप देखिए तो मार्च में मैंने जो इंटरव्यूज दिए थे, मैंने कहा था इस वर्ष मार्च में कि मार्केट हमारे सब इंडिकेटर्स के हिसाब से बॉटम के करीब है। अब ये मैं नहीं कह सकती कि वो 3 हफ्ते में रिकवर करेगा या 3 महीने में, पर आप देख रहे हैं कि वो मार्च का मोरलेस बॉटम था। जो मार्च में ही तो वॉर स्टार्ट हुई, और मतलब 28 फरवरी को आई थिंक वॉर स्टार्ट हुई, और उसके बाद से तो हमारे बाजारों ने अच्छा ही किया है ये सब चीज होने के बावजूद। और असल में देखिए, एक तो मैंने आपको बोला कि सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर, कि अगर सेंटिमेंट खराब हो तो आगे रिटर्न अच्छी आती है। तो वो मुझे मार्च से ही नजर आ रहा था। और आप देखिए तो जो मेरे साथी फंड मैनेजर हैं, जो 2024 में आपको खाली इंडिया ग्रोथ स्टोरी समझा रहे थे, वो 2026 के आते आते आपको रिस्क गिनवाने लगे। तो उनका भी सेंटिमेंट उलट होने लगा। तो अभी तो मैंने जो देखा था कि जो एक फंड मैनेजर
जो एकदम परमा बुल रहते हैं वो तक उन्होंने बीच में मुझे फोन किया था कि ये आपको ये रिस्क कैसे लग रहे हैं क्रूड का और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसका इसका। तो मुझे लगा कि अब मतलब जो बिल्कुल परमानेंट बुल है वो भी अब थोड़ा उनके भी पांव उखड़ने लगे। तो ये चीज एक्चुअली सब पॉजिटिव इंडिकेटर होती है। और आप वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखें, बहुत सारे लोग इंडेक्स पी की बात करते हैं, उसकी बात मैं नहीं करती हूँ, इंडेक्स या प्राइस अर्निंग्स रेशियो की, क्योंकि आप इंडेक्स का देखिए तो इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं और जो सेक्टर्स हैं वो बहुत बदलते रहे हैं। तो अब 20-25 साल पहले एक भी बैंक, आप मानेंगे एक भी बैंक इंडेक्स में नहीं था, और अब बैंक्स और लेंडर्स ही सबसे बड़ा वेट है। तो इस तरह से मतलब आप बीच में एक टाइम था कि सेंसेक्स और निफ्टी में पीएसयूज ही पीएसयूज थे, और बीच में 15 साल लोग भूल ही गए कि पीएसयूज लिस्टेड भी हैं। तो अगर आप सेक्टर बाय सेक्टर जाएं तो वैल्यूएशन भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हाई है, तो मतलब पीई रेशियो कोई बहुत एक्सट्रीम पे नहीं है, बहुत केसेस में तो औसत से कम है। तो ये सब पॉजिटिव इंडिकेशन है। और अगर आप बाजार का इंटरनल जो कहते हैं वो देखें तो आप ये भी देखेंगे कि एक टाइम पिछले साल जो 2025 में आप देखें तो मार्केट बहुत नैरो था भारत में, तो सारे इंडेक्स अप थे पर औसत स्टॉक डाउन था। तो इसलिए जो आपके निवेशक हैं उनको मालूम होगा कि 2025 में पोर्टफोलियो की क्या हालत थी, और 40% स्टॉक तो ऐसे थे जो 10% से ज्यादा गिर चुके थे, जबकि निफ्टी भी अप था, बीएसई 500 भी अप था, सारे इंडेक्स अप थे। इस साल थोड़ा उल्टा हो रहा है जब हेवी वेट्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जो मैंने पहले 6 महीने का आंकड़े जो 6 महीने के देखे, उसमें जो निफ्टी के टॉप 15 स्टॉक हैं जिनका वेटेज 35% से थोड़ा ही कम है, उसमें से 9 डाउन थे। आईटी का तो सबको मालूम है, बट उसके अलावा भी महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, कितने ही स्टॉक्स डाउन हैं। तो आपके जो हैवी वेट्स वो डाउन है। इस बार जो मूवमेंट है वो थोड़ा नीचे वाले स्टॉक, मिड कैप, स्मॉल कैप, उन सब में आ रहा है। तो वो अच्छा इंडिकेशन है कि अभी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स की तादाद बढ़ रही है। 2025 में एक समय था खाली 10-15% स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, औसत रहता है 30-40% ऐसे। तो अब वो वापस उस तरह आया है कि जहां आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। तो ये सब पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो मेरा एक ये कहना रहता है, नंबर 1 कि चाहे आप यंग हो, अच्छी नौकरी है, जो भी कुछ है, कभी भी 100% आपका निवेश इक्विटी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इक्विटी रिस्क एसेट है जिसमें दुनिया में कोई भी आपको नहीं बता सकता कि अगले 1 साल में क्या रिटर्न आएगा या अगले 2 साल में भी क्या रिटर्न आएगा। तो वो ऐसा पैसा होना चाहिए जो कम से कम 7-8 साल आपको नहीं चाहिए। और लेकिन जो आपका इक्विटी एलोकेशन है उसमें बने रहिए, उसमें बहुत ज्यादा हर समय फेरबदल करने का कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि आप गलत समय पे निकलेंगे और गलत समय पे घुसेंगे, वो ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो एसेट एलोकेशन परम सत्य है। अपने इन्वेस्टमेंट को आपको जो है बांट करके करना है, एक जगह पे नहीं करना है। मैम, आपने इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, ग्लोबल एक्सपोजर की बात की, और आई थिंक आप भारत की सबसे पहली इंटरनेशनल इन्वेस्टर कही जाती हैं, क्योंकि नाम भी आपकी कंपनी का फर्स्ट ग्लोबल है और आप उसमें फर्स्ट भी रही हैं। आपने बाजी मारी है, जब सब इंडिया में देख रहे थे आपने बाहर देखा, अपॉर्चुनिटी को समझा और नाम बनाया। अब सभी लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की। मैं म्यूचुअल फंड का एक शो करती हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि हर दिन जो मैं 8-10 पोर्टफोलियोज डिस्कस करती हूँ लोगों से लाइव कॉल पर, उसमें सब पूछ रहे हैं हमको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करना है, ग्लोबल मार्केट्स का एक्सपोजर लाना है। क्या ये राइट टाइम है? और जब बात ग्लोबल मार्केट्स की होती है, एक्सपोजर एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे लेकर आएंगे, किस मार्केट की तरफ देखें, क्योंकि अब मार्केट्स भी तो वो तो पूरा समुद्र है, अब इस किस दिशा में देखें? हाँ प्रियंका, तो बात ये है कि आपने बोला हम सबसे पहले ग्लोबल गए, तो ये तो बात अब इतनी पुरानी हो गई, 1999 की बात है। शायद आपके कुछ दर्शक तो शायद तब पैदा भी नहीं हुए हो। और उसमें एक तो था कि उससे पहले आप इतिहास में देखें तो एक एशियन क्राइसिस टाइप की नाम की क्राइसिस आई थी, जिसमें ये सारी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी, ताइवान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, उसमें बड़ी क्राइसिस थी। करेंसीज का एकदम
में तबाही हो गई थी उनके मार्केट्स में, और एक ही साल में डॉलर टर्म्स में वो सब मार्केट्स 50 से 90% गिरी थी। तो मेरे लिए वो एक तरह से आप कहें तो वेकअप कॉल था कि एक मार्केट में होने का ये रिस्क हो सकता है। तो और दूसरी चीज है कि मुझे हमेशा लर्निंग चीजें सीखना अच्छा लगता है। मुझे लगता था कब तक वही वही स्टॉक्स करते रहेंगे। समझ लिया अब इंडिया का बजाज ऑटो और बीपीसीएल, एचपीसीएल, एसबीआई और इन्फोसिस, एचडीएफसी, अब कुछ और भी समझा जाए। तो वो मोटिवेशन थी। तो आपने सही कहा, 1999 में फर्स्ट ग्लोबल इंडिया ही नहीं एशिया की सबसे पहले लंदन स्टॉक एक्सचेंज की मेंबर बनी, जापान को छोड़ के। खाली जापानीज फर्म्स गई थी वेस्ट, और एक साल बाद एनएएसडी जो यूएस ब्रोकर डीलर लाइसेंस है। सो हम तब से कवर कर रहे हैं स्टॉक्स ये। और जो आपने कहा कि उसको रिकग्नाइज भी किया गया, हाँ मतलब हमारी रिसर्च तब से फोर्ब्स, फॉर्च्यून, बिजनेस वीक, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स सब में कवर होती रही। जबकि लोगों ने हमको कहा था कि आप उन बाजारों में चली भी जाएंगे तो कौन आपकी बात सुनेगा, आप तो मतलब अनजान हैं, यू आर अ नोबडी, बट आप अच्छा काम करें तो वो रिकग्नाइज होता है। लेकिन अभी आपकी बात ठीक है कि बहुत सारे लोग ग्लोबल बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मुझे उसमें थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं उनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स मार्केट्स हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स कंपनीज हैं। तो वो आप अगर आज की डेट में देखें, जो गिफ्ट सिटी में काफी सारे ग्लोबल स्कीम्स आई हैं, आप उनका परफॉर्मेंस देखिए, कितना खराब परफॉर्मेंस है। अभी लास्ट जो डेटा अवेलेबल था उसमें मैंने देखा था 6 महीने में तो लगभग हर स्कीम डाउन है। जबकि मतलब ऐसा नहीं कि विश्व के बाजार डाउन है, विश्व के बाजार आप है वो फिर भी डाउन है। एक साल में आप देखें तो कोई भी बेंचमार्क के आसपास भी नहीं है। तो ये मुझे डर लगता है कि लोग आएंगे ग्लोबल में और इस तरह के लोगों के पास जाएंगे जिनको कुछ, मैं अगर साफ शब्दों में कहूं तो कुछ आता जाता नहीं है, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब होगा उसमें। अभी हो क्या रहा है कि जैसा मैंने कहा, म्यूचुअल फंड्स फ्लोज बहुत कम हो गए हैं। मैं अभी देख रही थी कि जो एनएफओ में पैसा आता है वो पिछले महीने कुछ 7,000 करोड़ आया, जो पीक पे 2025 में मेरे ख्याल 2024 में मेरे ख्याल 50,000 करोड़ महीने का था, नहीं सॉरी 6 मंथ्स का। सो आप देखिए तो सारे म्यूचुअल फंड्स में देखती हूँ, म्यूचुअल फंड क्या मैं बोलूँ, जो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है वो एसेट गैदरिंग इंडस्ट्री है। तो वो ये प्रश्न नहीं पूछते कि कहाँ निवेशक को रिटर्न मिलेगा, वो प्रश्न पूछते हैं कि आज की डेट में निवेशक किस कैटेगरी में हमको पैसा दे देगा। तो आप कोई भी थीमेटिक थीम लीजिए, उसके जो थीमेटिक फंड्स आते हैं, ये हम लोगों ने एक्चुअली 25 साल का प्लॉट किया था, सब वो पीक के आसपास ही आते हैं। तो ये जैसे आप देखिए कि कब आईटी फंड्स आए, डिफेंस इज एन एग्जांपल फॉर दैट। डिफेंस के कई सारे फंड्स हमने देखे अचानक से जो पॉप अप किए। फिर आईटी इज एन एग्जांपल फॉर दैट कि जो थीम चल चुकी है उसके फंड्स आते हैं, और इन्वेस्टर एनएफओ से बहुत, क्योंकि उस समय तक निवेशक को बात समझ में आ गई होती है और कुछ फोमो फीलिंग भी होती है, अरे मेरे दोस्त ने डिफेंस में बना लिया, मैं रह गया, तो अभी जो आएगा डिफेंस का फंड तो मैं उसमें, जो कि सबसे खराब स्ट्रैटेजी है। आप देखिए तो पिछली बार कब ग्लोबल फंड्स आए थे, 2021 में। अब देखिएगा कई सारे नैस्डैक फंड, ईटीएफ्स और फंड ऑफ फंड्स वगैरह आए थे 2021 में। और मैंने बाद में नहीं, उसी समय कहा था कि नैस्डैक ने बहुत अच्छा किया है 3-4 साल, अभी रिस्क बढ़ रहा है। और हुआ क्या, 2024 में वो सब जो फंड्स थे वो 40% डाउन थे। कई लोग मेरे पास आए भी कि आप बेच दें, मैंने कहा आप गलत टाइम पे खरीदा है, कृपया कर गलत टाइम पे बेचिए मत, क्योंकि मेजर इंडेक्स 40% डाउन है तो वो बेचने का वक्त नहीं है। और क्योंकि 2022 में तो नैस्डैक वाज अबाउट द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स इन द वर्ल्ड। तो बट मतलब वही बोल रहे हैं, मेजर इंडेक्स उतना डाउन होता है तो फिर तो बाउंस कैसे कोई करे फिर, ग्लोबल एक्सपोजर कैसे ले? क्योंकि अब रिटेल इन्वेस्टर को भी लग रहा है कि भाई हमको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, तो गिफ्ट के आउटबाउंड फंड्स वो देख रहे हैं पर उसका टिकट साइज बड़ा है, फिर ये फंड ऑफ फंड्स बच जाते हैं, और या फिर वो स्टॉक्स के जरिए जाएं। आप क्या सलाह देती हैं? देखिए मैं क्योंकि ये मेरे लिए कॉज रहा है तो ये अभी की बात नहीं है। इनफैक्ट हमने ग्लोबल इन्वेस्टिंग, ग्लोबल फंड मैनेजमेंट रादर, पीएमएस और स्मॉल केस वगैरह शुरू करने के 5 साल पहले शुरू की थी, तो 2015 में शुरू की थी। और हमारा जो ग्लोबल प्रोडक्ट है जो खाली यूएस, अगेन एक चीज लोग सोचते हैं कि अमेरिका ले लिया तो काफी है, लेकिन
जो पूरे विश्व के सारे देश और सारे एसेट क्लासेस में निवेश करता है, और उसका स्टार्ट होता है $10,000 में। प्राइवेट बैंक्स आपको वो चीज $1 मिलियन में देंगे, तो $10,000 ऑफकोर्स हाल फिलहाल तक 7.5 लाख रुपया था, अब 9.5 के करीब हो गया है। तो वहां से हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट होता है। अदरवाइज अगर आपको कुछ ऐसा ही करना है तो आप फिर इंडेक्स तक ही रहिए, फिर मतलब खाली नैस्डैक या S&P नहीं, कोई ग्लोबल इंडेक्स। मैंने देखा था कि एक किसी AMC ने गिफ्ट सिटी में कुछ ग्लोबल इंडेक्स वाला भी फंड कुछ लॉन्च किया है। तो अगर और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो कर सकते हैं, बट आपको सोचना तो चाहिए। और अगर जैसा अगर ये आपके पास 9.5 लाख रुपया है, तो एज आई सेड हमारा भी प्रोडक्ट है जिसमें जो सारे विश्व को देखता है और सारे एसेट क्लासेस को, तो उसमें सोना, ऑयल वगैरह भी कुछ हद तक हम लेते हैं। ऑफ कोर्स मोस्टली इक्विटी ज्यादा होता है, बट और फिक्स्ड इनकम भी होता है। तो ये सब तो और देखिए होता क्या है ना कि अगर आपको ये चीज आती नहीं है तो आप वो करते हैं कि जो जो नाम अच्छे से सुने हुए हैं उसमें निवेश कर दें। तो आप देखिए तो एक मैग्निफिसेंट 7 कहलाते हैं अमेरिका के 7 जो मेजर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, मेटा, टेस्ला, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, गूगल एटसेट्रा। तो वो 2023 और 24 में S&P का सारा लगभग वही स्टॉक्स चले थे। मतलब आधे से ज्यादा S&P का मूवमेंट उन्हीं से था। वो चीज 2025 में अगर आप थोड़ा डिटेल में देखते तो आपको मालूम होता कि वो बुल मार्केट खराब होनी शुरू हो गई है, क्योंकि पिछले साल 2025 में 7 में से 5 स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया, खाली गूगल और एनवीडिया ही ने आउट परफॉर्म किया। और इस साल तो पहले 6 महीने में तो 3 स्टॉक्स उसमें से डाउन ही थे। और इस साल अगर आप देखें, अगर वही है ना कि आप उतना डिटेल में देख ही नहीं रहे, तो आप अगर खाली अमेरिका की मार्केट भी देखें तो लोग सब आपको क्या कहानी हेडलाइंस में सुनाई देती है, क्या सब बोलते हैं टीवी पे कि खाली AI स्टोरी है, खाली इनोवेशन स्टोरी है, और इसीलिए भारत अच्छा नहीं कर रहा कि इंडिया के पास AI स्टोरी नहीं है। लेकिन इस साल आपको मालूम नहीं है कि जो अमेरिका में भी जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स है, रसल 2000 करके, उसमें रिटर्न S&P से दुगना आया है। Absolutely. और जो बिल्कुल ही ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स हैं, डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स, जिसमें मतलब वो लॉजिस्टिक्स कंपनी और एयरलाइन और कार हायर कंपनीज है, उसका रिटर्न सबसे ज्यादा आया है, ऑलमोस्ट 3 गुना है S&P का। तो कहानी कुछ और होती है, लेकिन जो लोग खाली ऊपर से पढ़ रहे हैं उनको ये नजर आता है फिर हाया कि अच्छा ठीक है अभी AI वाला स्टोरी तो रह गया और उसके कारण हमने अंडर परफॉर्म किया, अब सेमीकंडक्टर में घुस जाते हैं। अब सेमीकंडक्टर, आपको उस इंडस्ट्री की ही समझ नहीं है। ये सब स्टॉक्स जो हैं आप सुनते हैं, वो ताइवान सेमीकंडक्टर, सैमसंग, माइक्रॉन, एनवीडिया, इंटेल, AMD एटसेट्रा, ये सब स्टॉक्स हम 25 साल से देख रहे हैं। तो ये वाले जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही वॉलेटाइल इंडस्ट्री है। ये भी ऐसी चीज नहीं है कि आप खरीद के भूल जाएं, क्योंकि आप सेमीकंडक्टर का इस साल बहुत ही अच्छा चल रहा है, सेमीकंडक्टर भी और कुछ और हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी, क्योंकि इस साल AI में बहुत निवेश हो रहा है। मतलब एस्टिमेट है कि $800 बिलियन से लेके $1 ट्रिलियन तक के रेंज में कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। लेकिन हो सकता है 2 साल बाद इतना एक्सपेंडिचर नहीं हो, क्योंकि यही कंपनीज का कैपिटल एक्सपेंडिचर इससे 80% नीचे था 2 साल पहले तक, 150 बिलियन था। तो अब इस साल निवेश कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि 2 साल बाद भी उतना ही निवेश होगा। इसका मतलब 2 साल बाद वो सेमीकंडक्टर्स के लिए इतनी डिमांड होगी या नहीं, वो सब भी हो जाता है। तो ये मतलब बहुत ही गहरे में जाने वाली बातें हैं। हम तो 1.5 साल से अमेरिकन मार्केट पे अंडरवेट हैं, तो ऑफ कोर्स फिर भी बड़ा वेट है, क्योंकि लेकिन काफी अंडरवेट रहे हैं बेंचमार्क्स के बनस्पत। यूरोप में ज्यादा निवेश रहा है, कुछ हद तक चाइना में 2024 से ही ज्यादा निवेश था। तो आपको थोड़ा थोड़ा अपना सब चीज, हम तो हर तिमाही पे देखते हैं कि अब क्या बदलाव करें। तो पिछली मार्केट्स जो हमने ऐड की वो शायद कोई देखता भी नहीं होगा, मेक्सिको और मलेशिया। तो
बाजार बहुत डायनामिक होते हैं। राइट मैम, आपने अभी जो जिक्र किया रसल 2000 का, जिसमें इससे पहले आपने इंडिया में भी कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप, रसल 2000 यानी यूएस के मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो S&P 500 से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। सो आप ये एक बिग चर्न क्या हम देख रहे हैं, और जो नेक्स्ट बुल मार्केट हम इंडिया में देखेंगे उसको लीड करते हुए स्मॉल कैप और मिड कैप ही नजर आएंगे, और केवल इंडिया में नहीं ग्लोबली भी आर यू सीइंग द सेम काइंड ऑफ एन वेव? For the time being, they are certainly doing better. तो मतलब अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी बेटर कर रहे हैं। अब वो मैं कभी भी नहीं कह सकती हूँ कि ये 2 साल और 5 साल का यही ट्रेंड रहेगा। वो चीज कहना वो किसी के बस में नहीं है। और जो मैं तो हमेशा हंसती हूँ, जो जनवरी और दिवाली पे आपको इंडेक्स प्रोजेक्शंस मिलते हैं, मैंने तो 30 साल में कभी नहीं दिया। और मुझे तो हमेशा ही लगता था कि इसका कोई सेंस नहीं है। पर वो आप अगर पीछे जाएं तो मतलब मैंने अभी 2 साल पहले एक किताब पढ़ी थी नॉइज करके, डैनियल काहनेमान की। उसमें उसके लिए टर्म था विच वाज ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस, कि जो चीज ना आपको मालूम है, ना मालूम हो सकती है, उस पर आप कॉन्फिडेंटली नंबर दे रहे हैं। मैं तो देखती हूँ कि जो लोग कोई कभी को क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं करते ना, कि ये जो बहुत सारे लोग आके 2024 के शुरू में भी वही इंडेक्स टारगेट दिया था, 2025 के शुरू में भी वही इंडेक्स टारगेट दिया, और कोई पूछता नहीं कि अभी आपने पिछले साल तो ये बोला था, वो तो हुआ नहीं। तो और ये यहाँ की बात नहीं है। ब्लूमबर्ग ने पिछले कुछ 30 साल का डेटा अमेरिकन मार्केट के लिए कंपाइल किया, ऑल द बिग वॉल स्ट्रीट फर्म, मॉर्गन स्टैनली, मेरिल लिंच, गोल्डमैन सैक्स, सिटी कॉर्प, HSBC, और कोई भी इंडेक्स प्रोजेक्शन में मतलब रियलिटी के आसपास भी नहीं होता। इसीलिए आप देती ही नहीं है उस तरह की प्रोजेक्शन। वो मीनिंगलेस चीज है ना। जैसे वो डैनियल काहनेमान ने सेड, ग्रेट कॉन्फिडेंस इन थिंग्स यू नॉट ओनली डू नॉट नो बट यू कैन नॉट नो। ये तो अपने को क्लियर ही था कि ये यू कैन नॉट नो दिस। तो मतलब आई कांट जस्ट गिव यू अ नंबर आउट ऑफ। सो नो स्टोरिफिकेशन, ओनली डेटाफिकेशन, ये है देवीना जी हमारे लिए। देवीना मैम, आपका रीसेंट आर्टिकल जो हम पढ़ रहे थे, जो मैं आपके सामने वो रखना चाहती थी, उसको आपने टच भी किया है। आपने लिखा था, एज न्यू टेक शाइन्स मार्केट टेक्स रेस्ट ऑन ओल्ड कुशन्स। क्या अब जो है मतलब फैंग, मैग्निफिसेंट 7, मैंगोज, ये सब जो है पुराने सुपरस्टार हैं जो धूमिल पड़ रहे हैं, और अब ग्लोबल बाजार में क्या नई कहानी लिखी जा रही है? थोड़ा अब सावधानी की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि न्यू टेक में क्या है, एआई का मैं ये नहीं कह रही कि एआई विल नॉट बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, ये दुनिया को नहीं बदलेगा या हर एक की डेस्क पे नहीं होगा, वो चीज अलग होती है। लेकिन आप दुनिया में आप देखिए तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आई हैं जिन्होंने पूरा जैसे इंसान रहता है उसको ही बदल दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि निवेशक उसमें पैसा बनाएंगे, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। आप देखिए, आप रेल रोड से शुरू करिए या 20वीं शताब्दी में देखिए, तो क्या 2 चीजें हैं जिन्होंने पूरा दुनिया को बदल दिया। एक तो ये ऑटोमोबाइल या कार की टेक्नोलॉजी, और दूसरा एविएशन की, आप उड़ के कहीं भी जा सकते हो इतनी जल्दी। लेकिन दोनों इंडस्ट्री में निवेशकों का तो बुरा हाल रहा। मतलब भारत में तो कार बहुत बाद में आई, तो ये मतलब कार की कंपनीज, तो वो उसका ट्रेजेक्टरी अलग है। पर आप वैसे देखिए पूरी 20वीं शताब्दी में तो सबसे ज्यादा पैसा निवेशकों ने शायद इसी में खोया, और बाद में फिर वो जो 20वीं सदी के अंत में आया इंटरनेट, उसमें फिर पैसा खोया। तो इंटरनेट आप सब यूज कर रहे हैं ना, सबके कंप्यूटर, सबके फोन पे है। लेकिन निवेशकों ने पैसा बनाया क्या? एक तो वो 2000 का आपको टेक बस्ट का मालूम है, उसके बाद आया कि नहीं ऐसा है कि सबके डेस्क पे होगा, तो एटलीस्ट जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहा है वो तो उसमें निवेश करना सबसे अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी चल रहा है, वही अंडर सी केबल्स हैं जो उस समय लगाए गए थे, जिन पे इंटरनेट यहाँ तक पहुंच रहा है हमारे आपके पास। लेकिन जिस कंपनी ने एक कंपनी जो मेजर थी जिसने लगाए थे, ग्लोबल क्रॉसिंग करके कंपनी थी, वो कंपनी बैंकरप्ट हुए 20 साल हो गए। तो वो जो है कि आप जितना पैसा कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी में लगाते हैं, उसमें होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी सक्सीड करेगी, कौन सी कंपनी उसमें सक्सीड करेगी, कितना टाइम लगेगा, और रिटर्न ऑन कैपिटल बनेगा या नहीं। तो ये जो इस साल 800 बिलियन या 900 बिलियन जो निवेश हो रहा है, उसमें रिटर्न कहाँ से बनेगा? ऑलरेडी कंपनीज जो इस्तेमाल कर रही हैं एआई, उबर से लेके और भी कितनी कंपनी, सब बोल रही हैं कि ये तो इकोनॉमिकल नहीं पड़ रहा है, हम लोग का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो पुराना सिस्टम ही ठीक था इससे। तो इस चीज पे रिटर्न कैसे बनेगा? और दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग सोचते हैं डेटा सेंटर, एआई सब अच्छी चीज है, लेकिन
कितना पावर चाहिए, कितना पानी चाहिए, फ्रेश वाटर कितना चाहिए, वो कैसे कहाँ से अरेंज होगा, उसका क्या कॉस्ट होगा, उसका मतलब एक तो मतलब कि पैसा के हिसाब का कॉस्ट, और दूसरा मतलब क्लाइमेट और बाकी सब चीजों पे कॉस्ट है। आप समझिए जो आप गूगल में सर्च करते हैं तो ऊपर जो वो एआई वाला सर्च आता है, वो रिजल्ट आता है, उसका एनर्जी कॉस्ट 8 से 10 गुना होता है नॉर्मल सर्च से। वो खाली उस लेवल पे, आप थोड़ा और उसके अंदर जाएं तो और वो मल्टीप्लाई करता जाता है। तो वो सब चीज पे रिटर्न ऑन कैपिटल कहाँ से बनेगा, उसमें निवेशकों का पैसा बनेगा, ये मुझे बहुत ही अब तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो वो बबल बस्ट होगा ही। मतलब अब वो है कि व्हेन नॉट इफ। और आप जैसे ये स्पेस एक्स का जो आईपीओ आया था, मुझे तो लगता है कि बाद में जब फाइनेंशियल बबल्स पे जो अगली किताबें लिखी जाएंगी उसमें एक चैप्टर ये भी होगा। तो मैम, क्योंकि शो का नाम है ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा, आप कह रहे हैं कि कोई भी सेक्टर या थीम हमेशा हॉट नहीं रहेगी, आपको जो है डेटा समझना होगा और कोई प्रिडिक्शंस पर आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट को आधारित नहीं कर सकते। तो निवेश का आधार क्या हो, किस फाउंडेशन पर निवेश करें ताकि पैसा बने? कोई सेक्टर और थीम आपको कैसे अट्रैक्ट करती है और आप इन्वेस्टर को क्या कहती हैं? क्या वो फाउंडेशन बन सकती है, या फिर आप जब भी कोई सेक्टर या थीम को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको आपको क्लोजली मॉनिटर भी करना है? बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर करना है, बिकॉज कोई भी थीम हमेशा के लिए नहीं रहती है। लोग बोलते हैं बाय एंड फॉरगेट, एंड सबसे ज्यादा पैसा बाय एंड फॉरगेट में बनता है। आप ब्लू चिप्स खरीद के भूल जाइए, या 2020 में था कि जो बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स हैं उनको खरीद के भूल जाइए और वो हमेशा आपको रिटर्न देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दुनिया के इतिहास में, ऐसा नहीं। आप देखिए ना, जो ओरिजिनल सेंसेक्स था, जब सेंसेक्स बना था 40 साल 45 साल पहले, उसमें कौन सी कंपनीज थी? वो उसमें टेक्सटाइल, शिपिंग, पेपर, इस तरह की कंपनीज काफी थी। फिर आप ग्रुप्स के हिसाब से देखिए तो मफतलाल, जेके, सिंधिया, ये सब ग्रुप्स थे। उसमें प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स थी जो उस समय फिएट बनाती थी, या हिंदुस्तान मोटर्स थी जो उस समय एम्बेसडर बनाती थी। एंड मतलब ऐसा नहीं था कि ये शेडी कंपनीज थी या फ्लाई बाय नाइट कंपनीज थी, सब ऐसी कंपनीज थी जो 30 40 50 साल से थी बिजनेस में। उसमें खाली एक ही रिलेटिवली नई कंपनी थी, वो थी इंडियन होटल्स। पर आप देखिए उसमें से अब कितनी कंपनीज बची हैं, मतलब कंपनी हो सकता है ऑपरेट कर रही हूँ, पर उनका कितना रेलेवेंस रह गया है। तो वो लिस्ट हमेशा बदलती है। मैंने आपको बताया कि पहले सेंसेक्स निफ्टी में बैंक्स थे ही नहीं, अब उन्हीं की बहुतियात है। पीएसयूज बीच में था कि पीएसयूज ही का मतलब, जिस समय लेट 90s में हम कवरेज करते थे तो पीएसयूज वर सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद बीच में 15 साल लोग भूल ही गए कि पीएसयू है भी। तो ये किसी को नहीं, कई बार लोग बोलते हैं कि आपने एचडीएफसी बैंक निकाला था 1996 में, या अमेजॉन जब पूरी वॉल स्ट्रीट नेगेटिव थी, अमेजॉन आपने रेकमेंड किया था बिगिनिंग ऑफ 2001 में, तो ये तो इतने बड़े मल्टी बैगर्स निकले। तो आज आप बताइए कि मैं क्या चीज खरीद के अपने बच्चे के लिए 25 साल के लिए भूल जाऊं? मैंने कहा किसी के पास ये जादू की छड़ी नहीं है जो आपको बता सके कि 25 साल कौन सा स्टॉक अच्छा करेगा। और देखिए, आप प्रोजेक्शंस करते हैं, वो अल्टीमेटली कहानी होती है। एक्सेल पे आप बहुत अच्छा फेरी टेल लिख सकते हैं, बहुत अच्छा परियों की कहानी लिख सकते हैं। और आप देखिए, आप किसी भी कंपनी का कोई भी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट निकाल लीजिए, क्या होता है कि आप उसमें अर्निंग्स हर साल ग्रो करेगी, प्रॉफिट हर साल ग्रो करेगा, उसके बाद 5 साल का आपके पास प्रोजेक्शन है, उसके बाद एक वो टर्मिनल वैल्यू करके चीज होती है। टर्मिनल वैल्यू में क्या है कि वो परपेचुअली ग्रो करती रहेगी कंपनी। लेकिन आप देखिए कि अगर कोई कंपनी, हम ये भी नहीं बोल रहे कि हर साल 10% ग्रोथ या 15% ग्रोथ, हर साल ग्रोथ, जस्ट की प्रॉफिट घटा नहीं, ऐसी कंपनी आप सोचिए 4000 4500 कंपनीज इंडिया में ट्रेड होती हैं। कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनका 10 साल में एक बार भी प्रॉफिट घटा नहीं? आप सोचेंगे आप, हाँ मतलब लास्ट वी सॉ इट 17 कंपनी थी, और 20 साल खाली एचडीएफसी बैंक। तो मतलब कोई मुझे थोड़ी मालूम था 30 साल पहले कि हाँ एचडीएफसी बैंक ही एक ऐसी महान कंपनी बनेगी जिसमें प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं आएगा। तो ये मैं कहूँ तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। आप देखिए, मतलब लोग, बहुत सारे लोग राकेश झुनझुनवाला जी का नाम जानते हैं, उन पर पुस्तक आई थी और उसमें बहुत कुछ था, लेकिन हमेशा आप
राकेश को मिलो तो वो अलग अलग हर पार्टी में वो अलग अलग कंपनीज की बात करते थे। उनको थोड़ी मालूम था कि उनका सारा पैसा बस 3-4 स्टॉक्स में बनेगा, टाइटन, क्रिसिल, लुपिन और एक आधा और जो है। और आप टाइटन की कहानी पढ़िए, मैं तो काफी किताबें पढ़ती हूँ, तो उससे आपको मालूम चलता है कि जो आप सोचते हैं कि एक लाइन की कहानी, कंपनी की कहानी कुछ और ही होती है। तो एक द तनिष्क स्टोरी करके जो टाइटन के सीईओ हैं, उन्होंने पूरा लिखा था उसके बारे में। तो 3 बार तो ऐसी स्थिति आई कि वो ज्वेलरी बिजनेस बंद करने वाले थे। तो ऐसी क्राइसिस 3 बार ही आई। तो जब कंपनी को भी नहीं मालूम रहता कि ये ट्रेजेक्टरी रहेगी, जेफ बेजोस को भी नहीं मालूम था 2001 में कि ये ट्रेजेक्टरी रहेगी। तो आप सोच रहे हैं कि आपको मालूम है किसी भी कंपनी का भविष्य, किसी भी स्टॉक का भविष्य, तो ये गलत ही है। दूसरी बात, अगर आप खुद निवेश करना चाहते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने को, अगर आप अपना पुराना सारा डेटा निकालिए, ये पिक एंड चूज नहीं कि मैंने हाँ ये स्टॉक निकाला था, बट आपका पूरा जो डीपी स्टेटमेंट है, क्या खरीदा क्या बेचा, और देखिए कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा। और फिर आप देखिए कि मैं ये और 5 फंड मैनेजर्स को कंसिडर कर रहा हूं, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या मैं सबसे अच्छा फंड मैनेजर हूं या सबसे अच्छी फंड मैनेजर हूं, या उनमें से कोई और बेहतर है, या 2-3 उसमें से मुझे चुनना चाहिए, बजाय कि मैं कहूं कि सारा निवेश मैं खुद ही करूंगी। और अगर आपको सीखना है या मजा आता है तो उसके लिए आप 10-20% रखिए जो आप खुद निवेश करते हैं। बाकी का अधिकतर लोगों के लिए प्रोफेशनल्स को देना बेहतर रहता है। एक तो ये भी बात है कि आप कोई पूरा दिन तो ये कर नहीं रहे हैं, आपके पास तो आपकी नौकरी है या धंधा है या जो भी है, तो आप उसको नेचुरली आप ना ही आपके पास वो टीम है और रिसोर्सेज है टू डू एवरीथिंग। तो आप प्रोफेशनल्स को दीजिए। एज आई सेड कि अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए कि अगर कॉकटेल पार्टी में नहीं तो बात क्या करेंगे, तो फिर उसके लिए थोड़ा बहुत रखिए, सब कुछ उस पे दांव पे मत लगाइए। सर देवीना मैम, आप मतलब ये आखिरी सवाल है, मैं बात तो और भी कर सकती हूँ लेकिन आपको भी आप भी बिजी हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की डिसीजन इंस्टिंक्ट्स पर लेते हैं या टोटली डेटा ड्रिवन है? डेटा ड्रिवन है। और हम जो बोलते हैं ह्यूमन प्लस मशीन सिस्टम, सो वो उसमें क्या है कि आपकी जो मार्केट एक्सपर्टीज है वो अल्टीमेटली डेटा में होनी चाहिए। ये तो मैं बहुत साल से, जब हमारा अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सिस्टम है जिसमें हमने अपनी एक्सपर्टीज डाली है, पर उसके पहले भी मैं हमेशा अपने एनालिस्ट को यही बोलती थी कि जो भी आप बता रहे हो कंपनी के बारे में, वो नंबर्स में कहाँ है, क्योंकि नंबर्स में वो आना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छा ब्रांड है तो कहाँ है, तो वो उसका सेल्स बाकियों से अच्छा होता है। जब वो डिक्लाइन आता है उस इंडस्ट्री में, तो इनका उतना डिक्लाइन नहीं आता है, या इनको ज्यादा प्राइस मिलता है, या इनको ज्यादा मार्जिन मिलते हैं, कहीं तो वो आना चाहिए। मैनेजमेंट अच्छा है तो आप दिखाइए कि पिछला, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखिए कंपनी की, कि जब पिछली बार इंडस्ट्री खराब हुई थी तो उनका परफॉर्मेंस क्या बाकी सबसे अच्छा था, रिसीवेबल्स और पेएबल्स में उतना बुरा हाल नहीं हुआ था। तो आपको अल्टीमेटली जितनी भी कहानियां हैं वो नंबर में आनी ही पड़ेंगी, तभी वो असल कहानी है, अदरवाइज तो कहानी ही है। और तो इंसान की फितरत है कि वो कहानी को बहुत लाइक करता है। ये मतलब बहुत ही कोर चीज है। तो आप फेरी टेल्स पर नहीं, नंबर्स पर विश्वास करती है? हाँ, नंबर्स पर और सिस्टम्स पर, बिकॉज इट फोर्सेस यू टू लुक एट फैक्ट्स। राइट मैम, आपका मंत्र अभी इस समय इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए? जितना भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, जो मैंने कहा 100% नहीं होना चाहिए, उसमें निवेशित रहिए। और जो आप खुद निवेश करते हैं उसमें रिस्क जरूर मैनेज करिए कि बहुत ज्यादा एक सेक्टर में नहीं हो, और एक आपके पास स्टॉप लॉस हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। अगर आप क्रूड वे में देखें तो जैसे आपने 25% का स्टॉप लॉस है, तो अभी जो रिसेंट हाई है वहां से स्टॉक 25% नीचे आया तो उससे निकल जाइए। अपने को कहानी मत सुनाइए कि मुझे मार्केट से ज्यादा मालूम है, हाई कन्विक्शन है और मैं एवरेज डाउन कर लूं, और इस तरह की चीजें अपने को मत बताइए। तो रिस्क प्रॉपरली मैनेज करिए, एसेट एलोकेशन पे प्रॉपर ध्यान दीजिए, उस लेवल पे आपका एलोकेशन ठीक होना चाहिए, और ग्लोबल निवेश भी होना ही चाहिए। Okay, thank you so much. Thank you for talking to us. And once again, congratulations for being India's most powerful women list में रहने के लिए। मैम, आपकी जैसी voices जो है हमारी इंडस्ट्री को चाहिए। Thank you so much. Thank you for having me.